हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस स्ट्री 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर 2018 को सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 50 समान ज्ञान के और 50 समान हिंदी के। तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। ये वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें और क्वेश्चन देने का प्रयास आप भी करें हमारे साथ और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर पाते हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? राइट आंसर की बात करें तो जापान सही होगा। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जापान यह एक द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो है टोक्यो और इसकी मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? भारतीय संविधान संशोधन 1989 में यानी 61वां संशोधन अधिनियम द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा। 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को। ये भी याद रखिएगा, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह किसके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई बैसाखी के दिन, याद रखिएगा। बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। भांगड़ नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांगड़ नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में, और इस परियोजना से लाभान्वित राज्य जो हैं वो हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य के बीच और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा, तब सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है उस टाइम सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीई का फुल फॉर्म है? एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना कब की गई? 5 अगस्त 1995 को, याद रखिएगा। एनसीटीई की स्थापना की गई थी 5 अगस्त 1995 को और इसका जो उद्देश्य है यह मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों और प्रक्रियाओं को निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? जैनवाद के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, और ये पहले तीर्थंकर भी थे, याद रखिएगा। पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद बदल जाता है मार्बल यानी संगमरमर में, और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान होती है? कायांतरित। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है कब? यदि एक नामीकरण जो कभी कभी सरकारी एवं बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, या 1969 उसके बाद घोषित राष्ट्रीय बैंकों की सूची में है,
यह आरबीआई एक्ट 1934 द्वितीय अनुसूची में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में शेड्यूल बैंक वह बैंक होता है जिन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, वो बैंक शेड्यूल बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई। और अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम। और कौन सी कमेटी के सुझाव पर? यंग हिल्टन कमेटी के सुझाव पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 250 और इसमें जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो है 12। राइट आंसर ऑप्शन ए, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? बुकर पुरस्कार कथा साहित्य या फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में जो पुरस्कार दिया है वो किसको दिया है? गीतांजलि श्री को। और उनके किस रचना के लिए दिया गया है? उनके उपन्यास रेत की समाधि के लिए। इम्पॉर्टेंट है, रेत की समाधि के लिए इस वर्ष 2022 का पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। कौन सी रचना है उनकी? उपन्यास है रेत समाधि। और बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? कथा साहित्य से। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। चौथा स्तंभ भारतीय लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्रेस मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। याद रखिएगा, कुल 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और चौथा है प्रेस यानी मीडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के सारे विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में है। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किसके विजयों का वर्णन है? समुद्रगुप्त की। और इसकी रचना किसने की है? हरिशेर ने। और प्रयाग प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं जिसकी भाषा है संस्कृत और इसमें समुद्रगुप्त के सारे विजयों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना गुर्टू प्रवर्तक हैं। शोभना गुर्टू ठुमरी गायिका है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? निकृष्ट ग्रहों के रूप में बुध और शुक्र को माना जाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, इसलिए इन्हें निकृष्ट ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनाल का सामान्य नाम है। रेटिनाल विटामिन ए का नाम होता है और यह विटामिन आंखों को देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। और इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रतौंधी। याद करिएगा, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। पाक जलमरुमध्य अलग करता है 2 देशों को। आपको बताना है कि पाक जलमरुमध्य किन 2 देशों को अलग करता है। राइट आंसर की बात करें तो भारत और श्रीलंका। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की विशेषाधिकार निहित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है और इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र। हम करंट भी आपको बता दे रहे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि अब वही क्वेश्चन थोड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स पूछे जाते हैं। पोंगल त्योहार है, आपको बताना है कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। यह मकर संक्रांति, जैसे उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाती है,
उसी प्रकार यहाँ पे मकर संक्रांति की तरह त्यौहार है पोंगल, जो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है और यह फसल कटाई का उत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तेलंगाना। ऑप्शन ए राइट है और इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और किस राज्य से विखंडित होकर बना था? आंध्र प्रदेश। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट। ऑप्शन सी राइट होगा, डाइट जापान की संसद का नाम है। अभी मैंने आपको पहले येन बता दिया था मुद्रा। हाँ, जापान की मुद्रा का नाम येन, संसद का नाम डाइट और राजधानी टोक्यो। और इसे क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी है मस्कट। ऑप्शन डी राइट होगा। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन बी 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जो इनकी संख्या कुल कितनी है? 11। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी रोग। इस रोग के लक्षणों में त्वचा में खरोंचे, मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, थकान और त्वचा का होता है। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं खट्टे पदार्थ जैसे कि आंवला, नींबू आदि। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए जो वर्ष निर्धारित की गई है वो 2016 से 2030 तक। कैलाश सत्यार्थी संबंधित थे। आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित थे? कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित थे, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। बचपन बचाओ आंदोलन, इसलिए इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा ईयर 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया गया? सुरेश प्रभु द्वारा 2016 में भारत का अंतिम रेल बजट पेश किया गया। इसके पश्चात 2017 में रेल बजट प्लस आम बजट को मिला लिया गया। याद रखिएगा आम बजट और रेल बजट को कब मिलाया गया? 2017 में। और अंतिम रूप से रेल बजट कब पारित हुआ था, पेश हुआ था? 2016 में। किसके द्वारा? सुरेश प्रभु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और इस समय इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का जो सही नारा है वो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति पूरे विश्व में के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में जानी जाती है और इसके यही नारे को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी लिया गया है। निम्न से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से संबंधित है और ये तमिलनाडु राज्य की हैं और इन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। और इस बार स्वर्ण पदक किसने जीता है ओलंपिक में? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुनर्निर्वाचित होने वाले न्यायाधीश हैं और इनका जो कार्यकाल रहेगा 2022 तक। और ये दूसरी बार निर्वाचित हुए, पहले 2012 में हुए थे, उसके बाद 17 तक इनका कार्यकाल रहा, फिर निर्वाचित हुए, अब इनका कार्यकाल 2022 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसे भारत का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है? राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी राइट होगा।
ऋग्वेद को भारत का सबसे पुराना, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 14,552 मंत्र हैं। और कुल वेद कितने हैं? 4। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। पहले तो बताइए कि मानव में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? मानव में कुल 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। और इनका जो कार्य होता है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। राइट आंसर ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन ने। उन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादक वाले गेहूं का बीज का निर्माण किया और इसलिए 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ किस फसल पे? खाद्यान्न पे। और सबसे ज़्यादा जो इस क्रांति से नुकसान हुआ, जिनका उत्पादन कम बढ़ा, वो है दलहनी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हरित क्रांति का लाभ सबसे ज़्यादा किन फसलों पर हुआ? तो खाद्यान्न फसलों पर, जैसे कि गेहूँ, चावल पर। और सबसे ज़्यादा कम उत्पादन हुआ दलहनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, वो प्रधानमंत्री हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। ऑप्शन ए, कनाडा की। निम्न में कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा नहीं गया? विलियम द्वारा लिखा गया जो नाटक है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जूलियस सीजर्स, हैमलेट और एज यू लाइक इट। आंट एंड द मैन, ये पुस्तक बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? बर्नार्ड शॉ द्वारा। भारत के किस लेखक को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा आंसर? कालिदास। याद रखिएगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो स्थित है वो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई? 24 जून 1981 को। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रतिरक्षा शोध संबंधित कार्य किया जाता है। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किन देश के में किया जाएगा? 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन है वो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ। इसमें भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य। याद रखिएगा, 1 स्वर्ण जो कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 रजत है, मीराबाई चानू ने 1 रजत जीता था और 4 कांस्य पदक हैं। और ये कहाँ हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है, और 2024 में कहाँ होगा ओलंपिक? ये भी याद रखिएगा, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ है बीमारी और दूसरी तरफ है उसके कारण। रिंगवर्म जो एक मतलब खुजली वाला होता है रोग, वो होता है फंजाई यानी कवक से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। कॉलरा बैक्टीरिया यानी जुआड़ से। और एनीमिया यानी रक्त अल्पता होती है लौह की कमी से। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला और सी का, देखते हैं कौन सा मिल रहा है। रिंगवर्म किससे होता है? फंजाई से, ए का तीसरा। और मलेरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ से, बी का पहला। और कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया यानी जुआड़ से, सी का दूसरा। राइट आंसर की बात करें तो ए का तीसरा, बी का दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित था? राज्य हड़प नीति ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। इस नीति के द्वारा उत्तराधिकार विहीन राज्यों को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाता था
और इससे जो मतलब इस हड़प नीति से प्रभावित राज्य प्रथम कौन था? तो सतारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो के एग्जाम में, और अगर अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति से सबसे प्रभावित राज्य कौन था, सबसे प्रथम कौन राज्य शिकार हुआ? तो सतारा, फिर झांसी और ग्वालियर, ये सब राज्य इस नीति से संबंधित थे। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, कैमरा, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पिक्चर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम और एक तो पद्मावत थी, इनकी भाषा क्या थी? अवधी। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, हिंदी में हो सकता है पूछ ही लिया आपके क्वेश्चन कि पद्मावत की लैंग्वेज क्या है, वो है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किसने किया? सांख्य दर्शन का जो सबसे पुराना दर्शन है उसके प्रतिपादक है कपिल। पतंजलि है योग दर्शन के, और गौतम है न्याय दर्शन के, और सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे? राइट आंसर ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक ये इस पत्रिका के संपादक रहे। मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मदर पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। याद रखिएगा, मैक्सिम गोर्की ने मदर पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, और इसके लागू करने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि एक देश एक कर के सिद्धांत पर कार्य करने वाली दर है, और इसके कुल 5 स्लैब हैं, जो 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। याद रखिएगा, इसके कुल 5 स्लैब निर्धारित हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और इसकी जो शुरुआत की गई 1 जुलाई 2017 से, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत के एक देश एक कर के सिद्धांत को लागू करता है। कंप्लीट होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुल 50 क्वेश्चन हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, शशक का परवची शब्द है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा, शशक यानी खरगोश या खरहा। इसके अनपरवची है खरहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अवसरवादी होना, यानी अवसर पर अपने को बदल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्याय नहीं है। सूर्य का प्राची शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयंक। जो सूर्य का प्राची शब्द नहीं है, मयंक इसका प्राची शब्द होता है चंद्रमा का। और इसके जो अन्य प्राची शब्द हैं भास्कर, दिवाकर, सविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रतिधन एक प्रत्येक, और ये किस संधि का उदाहरण है? यड़ संधि का। यड़ संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का। जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? आपको बताना है एक वर्ड में कि जो शास्त्र जानता है उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रज्ञ। पुराणों में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराणों में जब एक प्रत्यय लगता है तो बन जाता है पौराणिक। ऑप्शन ए राइट होगा। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मिठास। मिठास भाववाचक संज्ञा है। कोई आया वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया यानी निश्चित नहीं है, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी 59 का कौन सा आंसर चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? ऑप्शन सी राइट होगा, पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। ये किस कारक में आता है? करण कारक में। करण कारक में आता है। और जो पथ से भ्रष्ट, प्रतिदिन अव्ययीभाव समास, कोना कोना अव्ययीभाव समास, मारपीट अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना पत्र के संपादन में क्या लिखा जाता है? राइट आंसर की बात करें तो प्रार्थना पत्र के समापन में लिखा जाता है भावदीय। और जैसे हम लोग कभी छुट्टी मांगते हैं या कोई जरूरी काम होता है तो उसमें क्या लिखा जाता है? स्नेहकांक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? भक्तकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है ऑप्शन डी राइट होगा, कबीर। और कबीर ने किसकी रचना की है? साखी शबद रामायणी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि पर्यायवाची शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्यायवाची। अनल, पावक, दहन ये सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक करुण रस का अस्थायी भाव होता है। वह विद्यार्थी नहीं आया, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें मतलब कौन सा विशेषण है? वह विद्यार्थी नहीं आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वनामिक विशेषण। जैसे कभी बोला जाए यह काला घोड़ा है, तो यह काला मतलब यहाँ सर्वनामिक विशेषण है। आगे का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आगे का विपरीतार्थक शब्द होता है विज्ञ। बहिरंग का विलोम क्या है? बहिरंग का विलोम होता है अतरंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बल्कि डीएलएड एग्जाम में भी पूछा गया था। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा वाक्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। अपादान कारक का प्रयोग वहां होता है जब कोई चीज एक दूसरे से अलग होती है। तो आकाश से गिरी बूंद यानी आकाश से अब बूंद अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप होता है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप होता है फुर्ती, यानी फुर्तीला हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग यानी घोड़ा, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है वाजी। वाज्य, अश्व, घोड़ा, तुरंग ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोर। याद रखिएगा, सूत, रस्सा, धागा ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग है डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़की सिल रही है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होते हैं और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म विहीन वाक्य होते हैं। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 से 20 सितंबर को हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है
जो भारतीय संविधान के 343 से 351 में उल्लिखित है और 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ के बारे में सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठ ध्वनि। च छ ज छ जो होते हैं वो सब तालव्य वर्ण होते हैं, इस प्रकार ये भी सही है। महाप्राण ध्वनि है, द्वितीय और तृतीय जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण ध्वनि होते हैं, तो च आता है, उसके पश्चात छ आता है, तो ये महाप्राण में आता है। और अघोष ध्वनि है, ये भी सही है। भवानी का पुल्लिंग शब्द है, भवानी का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो होता है भव। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्पत्ति के दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो कठिनाई से प्राप्त हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहां जाना कठिन है उसके लिए दुर्गम। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक। किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन य वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं, जैसे य व र ल, ये कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईमानदार। ईमानदार भाववाचक संज्ञा है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्नांकित में कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पावक, अनल, बही। अमी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? सूत शब्द का तत्सम शब्द होता है सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक शब्द का विलोम होता है भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन डी, ईर्ष्या। जब कोई भी मित्र उन्नति कर रहा हो तो हमें उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसका हमेशा सपोर्ट ही करना चाहिए और उसे देखकर खुद को भी वैसे ही कार्य करने के लिए उत्तेजित करना चाहिए। कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल में दोनों ही ज आधा रहते हैं और पूरा व और ल। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही प्रयोग कीजिए। यहाँ नीर है, रेखांकित शब्द यानी नीर। साँझ होते ही अपने अपने नीड़ यानी घोंसले पर पक्षी लौट आते हैं। याद रखिएगा, नीड़ का हिंदी अर्थ होता है घोंसला और यहाँ पे नीर शब्द का वर्णन है। नीर मीन्स क्या होता है? पानी। निम्नांकित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वशिष्ठ। वशिष्ठ होता है न कि विशिष्ट, और प्रतिज्ञा, कृतज्ञ और सूक्ष्म ये सब सही है। अशुद्ध है विशिष्ट। दुरुपयोग शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर। ऑप्शन सी राइट होगा। धर्मावलंबी होना किस शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? यानी धर्मावलंबी का संधि विच्छेद करना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म धन अवलंब धन ई, इसका जो विग्रह होगा। आन प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द आता है? आन प्रत्यय से लगने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए राइट होगा।
लगान, लगान, लागन प्लस आन, तो क्या बन जाएगा? ल गा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वनाम की। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होता है? लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित क्या होगा? एजुकेशन है काली। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का जो सकर्मक रूप होता है वो होता है रुलाना। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आवाज उठाना यानी विरोध करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। सडानंद शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? सडानंद शब्द का जो संधिविच्छेद होता है वो होता है सट धन आनन, यानी जिसके पास 6 भुजाएं हैं, 6 शीर्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर यानी एक क्रिया होने के बाद जो दूसरी क्रिया होती है इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्रियाएं एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, यानी गाकर खाकर क्रियाओं को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, यह वाक्य एक वाक्य अशुद्ध है, इसका चयन कीजिए। पहला है उसके अंग अंग सजाए गए, यही गलत है। यह सब आपकी कृपा है, सही है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, ये भी सही है। वह बुद्धिमती स्त्री है, ये गलत क्यों है? अंग अंग 2 बार नहीं यूज किया जाता, वनली एक बार। उसके अंग सजाए गए, अंग अंग नहीं, इसलिए यह गलत है। उसके अंग सजाए गए। राइट आंसर ऑप्शन ए। कंप्लीट हुआ हमारे 100 क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।